फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। ये हमारा दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हम देखें तो क्वेश्चन रिगार्डिंग था ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में। ऐसा पूछा गया कि रोल ऑफ ओवरग्राउंड वर्कर्स क्या है इन असिस्टिंग द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंसर्जेंसी इफेक्टेड एरियाज में, और ये भी पूछा गया कि कौन कौन से मीजर्स हैं कि इसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, इसके इन्फ्लुएंस को रोका जा सकता है। तो जब आप पार्ट 1 एंड पार्ट 2 खत्म कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम इस पार्ट 1 में देखेंगे। सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन, जेएनके के बारे में हम मैप देखेंगे कि क्या क्या उसकी लोकेशन है, किस तरह से उसका डिवीजन है। ये बहुत जरूरी पार्ट है, क्लियर। देन हम देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस में जेएनके कैसा था, प्री इंडिपेंडेंस में वो क्या चीजें थी जो अच्छी थी, और अल्टीमेटली वो टर्न आउट कैसे कर गई इतने बड़े इशू में। पाकिस्तान का इन्वेजन की बात करेंगे कि आजादी के बाद कश्मीर में पाकिस्तान ने कैसे इन्वेजन किया और पीओके एरिया जो है उसके कब्जे में कैसे गया। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं मिलिटेंसी के लिए, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी होती ही क्यों है। अब ऐसे कौन से रीजंस हैं जिन्होंने बिल्कुल अनरेस्ट क्रिएट कर दिया है इन द रीसेंट टाइम्स, जिन्होंने इस सिचुएशन को और भी ज्यादा फ्यूल कर दिया है। रीसेंट टाइम्स मतलब लास्ट 20-30 ईयर्स में ये सिचुएशन और भी ज्यादा बड़ी कैसे हो गई, क्लियर। एंड अब कश्मीर एक बैटल ग्राउंड की तरह बन चुका है जहां प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं। प्रॉक्सी वॉर क्या होता है कि कोई एक फुल फ्लेश्ड वॉर नहीं चल रही है दो कंट्रीज के बीच में। कुछ ग्रुप्स हैं जो बीच बीच में 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद छोटे मोटे इधर उधर अटैक करते रहते हैं। कभी वो अटैक इतने बड़े हो जाते हैं कि जैसे आपने पुलवामा का अटैक देखा था 2019 का, हमारे बहुत सारे सोल्जर्स वहां पर शहीद हुए। तो पॉइंट ये है कि इस तरह की प्रॉक्सी वॉर का एक सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे को धीरे 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 क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाता है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि कंटिन्यूस डायरेक्टली लड़ाई भी हो रही है। तो हमें एक सिचुएशन में लेकर आता है जहां हमें फुल फ्लेज लड़ाई लड़नी है या हमें इसको कंट्रोल करना है, तो कैसे करें। तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे कैसे हो गया कि कश्मीर एक बैटल ग्राउंड बन गया है प्रॉक्सी वॉर का, और इस प्रॉक्सी वॉर का एडवांटेज पाकिस्तान कैसे लेता है, क्लियर। देन पाकिस्तान आईएसआई जो आपको पता ही है यहाँ पर इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वो किस तरह से इन एक्टिविटीज को और भी ज्यादा फ्यूल कर देती है, ये हम देखेंगे। और अल्टीमेटली इंपैक्ट के बारे में देखेंगे कि इन सब चीजों का जम्मू कश्मीर पर इंपैक्ट क्या पड़ा है, क्लियर फ्रेंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। ये मैप आपको समझना बहुत जरूरी है किस तरह से इंडिया का मैप जम्मू कश्मीर का है। यहां तक पाकिस्तान क्या हुआ था कि ऑक्यूपाई कर चुका था कश्मीर एरिया को। तो अब ये रीजन जो ग्रीन कलर में है ये क्या बन गया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इधर की तरफ अगर हम राइट हैंड साइड देखें तो ये एक ऐसा एरिया है जो चाइना के कंट्रोल में है, जिसे अक्साई चीन कहते हैं। इंडिया का ये मानना है कि ये एरिया इंडिया का ही इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन चाइना से वो लड़ना नहीं चाहता इसके लिए। यहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और इंडिया कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज यहाँ पर नहीं लगा सकता। दो, हमें ये बात पता है कि बीच में एक सियाचिन ग्लेशियर आता है और वो सियाचिन ग्लेशियर बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन देता है जो भी कंट्री इसको होल्ड करती है। तो क्लियर, ये एक एरिया जो आप देख रहे हो इधर का, ये 1963 में पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था। अब जो बचा हुआ एरिया है दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एरिया। बट रिसेंटली हमें ये बात पता है कि 2019 तक एक स्टेट था जम्मू कश्मीर, बट उसके बाद 31 अक्टूबर को इसको एक यूनियन टेरिटरी के पार्ट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट पार्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर का है और दूसरा पार्ट जो है वो है लद्दाख का, क्लियर। तो ये हमें पता है कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। दो इस तरह की बातें उठ रही हैं कि इसको वापस से स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा, बट वी विल लुक अप इनटू द न्यूज़ कैसे ये आगे ट्रांसफॉर्म होती हैं चीजें। लेकिन अब ये सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट बन चुका है इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच में भी कहीं ना कहीं, जब से पार्टीशन हुआ 1947 का। लेजिस्लेशन पास करता है अगस्त 2019 में कि लद्दाख रीजन सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन जाएगा और जेएनके अलग से यूनियन टेरिटरी होगा, क्लियर। सो वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दी सिचुएशंस जो करंट सिनेरियो में है। अगर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल्स देखें तो श्रीनगर समर्स में होती है और जम्मू विंटर्स में। सो ये तो एक इंट्रोडक्शन है जो आपको बताता है कि जेएनके किस तरह से आपका एरिया डिवाइडेड है। अब आ जाते हैं हम इसके प्री इंडिपेंडेंस वाले एरा पर कि एक्जैक्टली जेएनके बना कैसे था। आप ये मान लो कि जेएनके करीबन 1846 से लेकर के 1952 तक एक प्रिंसली स्टेट की तरह रहा है, क्लियर। यहां पर हम 52 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आने के बाद वो जेएनके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। हम ये कह सकते हैं 1947 तक जब तक देश की आजादी हुई तब तक तो वो क्लियरली प्रिंसली स्टेट था, और उसके बाद एक टसल चलती है जो इस प्रिंसली स्टेट को बताती है कि कहां जाना है, कहीं कभी इधर जाना है, कभी इधर जाना है, बट अल्टीमेटली क्या डिसीजन लेना है। तो मैं ये पूरी स्टोरी आपको सुनाऊंगा, डोंट वरी। अब कहानी शुरू होती है जब एंग्लो सिख वॉर होता है। कौन सा, पहला एंग्लो सिख वॉर। ये एंग्लो सिख वॉर 1945-46 में होता है। ऑब्वियसली बात है, आपको पता होगा कि पंजाब रीजन था, बहुत बड़ा रीजन था, महाराजा रंजीत सिंह वहां पर रूल किया करते थे। यू आर अवेयर ऑफ दीस थिंग्स इन द हिस्ट्री पार्ट। बट अल्टीमेटली क्या होता है सिख वॉर में, सिख पीपल दे लूज दिस वॉर एंड ब्रिटिशर्स विन द वॉर। जब ब्रिटिशर्स से वॉर जीतते हैं तो वो एक रीजन कार्व आउट करते हैं पंजाब में से, एंड दैट रीजन इज कॉल्ड एज जेएनके, जम्मू एंड कश्मीर रीजन। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वहां पर, उस डायनेस्टी का नाम है डोगरा डायनेस्टी। डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर थे गुलाब सिंह। तो 1846 में आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। 1846 में इस तरह की ट्रीटी एक साइन होती है। ये जो ट्रीटी साइन होती है इसमें ये बोला जाता है कि जेएनके जो है अब एक प्रिंसली स्टेट रहेगा, प्रिंसली स्टेट रहेगा अंडर द ब्रिटिश राज, ठीक है, ब्रिटिश राज। और अल्टीमेटली ये भी बोला गया कि कुछ जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे वो ब्रिटिश को आएंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होगी वो किंग के हाथों में होगी। कौन किंग बने सबसे पहले, गुलाब सिंह किंग बने। वो कौन सी डायनेस्टी के थे, डोगरा डायनेस्टी के थे, क्लियर। और बहुत लंबे समय तक क्या है कि डोगरा डायनेस्टी वहां पर रही। ये हिंदू राजा थे एक, क्लियर। और ये एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट की तरह निकल के आया ब्रिटिश राज के लिए। ये गुलाब सिंह कौन थे, ये एक नोबल थे अंडर महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। तो इनको वहां का राजा बनाया गया और वहां पर अब उन्होंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल अपना करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर हमें दो राजाओं के बारे में देखना था। पहला हमने गुलाब सिंह देख लिया है, गुलाब सिंह जी के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो हरि सिंह जी के बारे में पढ़ना है। ये जो महाराजा थे इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब देश आजाद हुआ 1947 में तो वो वहां पर रूल कर रहे थे। तो अब सिचुएशन अब सीधे लेके चलते हैं आपको, बीच में क्या हुआ वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको सीधे लेके चलते हैं कि क्या हुआ 1947 के बाद। 1947 के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बहुत ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ दिया। अल्टीमेटली आप हम लोग जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किस तरह से इंटीग्रेट किया पूरे इंडिया को। जितने भी एरियाज थे उन सबको ये बोला गया कि आप जो भी जिस भी रीजन को चूज करना चाहें आप चूज कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहना चाहें पाकिस्तान में रह सकते हैं, आप इंडिया का पार्ट रहना चाहें इंडिया का पार्ट रह सकते हैं। लेकिन क्या है कि रीजनल ज्योग्राफी के बेसिस पर ही एट द एंड पार्टीशन हुआ, क्योंकि जिस तरफ जो एरियाज थे वो उस तरफ ऑटोमेटिकली चले गए। तो इंडिया में सभी रीजन ने क्या हुआ, इंटीग्रेट कर लिया एक्सेप्ट फॉर 3 रीजन। ऐसे कौन से 3 रीजन थे, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए जूनागढ़ का रीजन था एक, जूनागढ़ का। दूसरा हैदराबाद था और तीसरा था ये जेएनके।
तो ये तो हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप देखो JNK ने क्या किया, डिसीजन ही नहीं लिया कि उसको पाकिस्तान की तरफ जाना है आज़ादी के बाद या इंडिया के साथ रहना है। तो ऐसा माना जाता है कि हरि सिंह जी जो थे, जो वहाँ के महाराजा थे, वो थोड़े इनडिसाइसिव थे। वो इनफैक्ट ये सोचते थे कि मैं किस तरफ जाऊँ मेरे को नहीं पता। अब उनकी कंडीशन ऐसी इसलिए भी थी क्योंकि 77% ऑफ जो पॉपुलेशन थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, वो पॉपुलेशन मुस्लिम थी, लेकिन ये खुद थे हिंदू राजा। अब पाकिस्तान ने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया था कि हम तो भाई मुस्लिम स्टेट है कंप्लीटली, इंडिया जबकि सेकुलर था। तो इवन दो हरि सिंह जी ये चाहते भी थे कि इंडिया के साथ जुड़े या नहीं जुड़े, तो वो उनको अपनी पॉपुलेशन को जरूर देखना था क्योंकि मेजॉरिटी मुस्लिम थी। यहाँ पर क्या है कि डिसीजन लेने में उनका थोड़ा टाइम निकल जाता है। अगस्त में देश आजाद हो जाता है, 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को इंडिया, लेकिन अक्टूबर हो जाती है और ये डिसीजन नहीं ले पाते कि इन्हें किस तरफ रहना है। जो भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कारण रहे हो, खैर अल्टीमेटली एक चीज जरूर करते हैं ये कि पाकिस्तान के साथ क्या करते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट करते हैं। इस तरीके का एग्रीमेंट करते हैं जहां पर ये बोला जाता है कि भाई अभी हम डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप थोड़ा होल्ड करें, हम कुछ समय में ये डिसीजन लेंगे कि हमें किसके साथ होना है। बट एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट है कि ना आप हमारे साथ जबरदस्ती करें, ना आप हमें कभी किसी तरीके से सताएं, लेकिन जो भी हमारे बीच में इकोनॉमिक एफर्ट्स हैं, जो भी लेन देन चल रहा है, जो भी लोगों का आना जाना हो रहा है, उसे होने दें, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन हम पाकिस्तान का पार्ट रहेंगे, उसके लिए हम एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। सही है, सीधी बात है। इनका ये भी सोचना था कि क्यों ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लें। क्लियर। और इस तरीके के थॉट्स भी थे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इंडिपेंडेंट कश्मीर स्टेट बनना चाहिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, अब पाकिस्तान ने 1947 अक्टूबर में ट्राइबल्स की मदद लेते हुए, पश्तून ट्राइबल्स और रेडर्स की मदद लेते हुए उन्होंने क्या काम किया, कश्मीर पर अटैक कर दिया। अब जब कश्मीर पर अटैक किया तो उन्होंने धीरे धीरे हम ये देख सकते हैं बाय 31 अक्टूबर उन्होंने ये गिलगिट बलूचिस्तान और ये मुजफ्फराबाद वाला रीजन, ये सब क्या किया, इन्होंने यहाँ तक ऑक्यूपाई कर लिया। इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हरि सिंह जी हैं। तो ये जो हरि सिंह जी थे, इन्होंने क्या काम किया, इंडिया में हेल्प की गुहार लगाई। इन्होंने गवर्नर जनरल जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे थे लॉर्ड माउंटबेटन, उनसे असिस्टेंस मांगी कि प्लीज हमारी हेल्प करो, पाकिस्तान आर्मी अंदर तक आ गई है, इंडिया शुड हेल्प अस। अब इंडिया ने क्या बोला, इंडिया ने कहा हम आपकी हेल्प कर देंगे, लेकिन हमारे साथ आप एक एग्रीमेंट साइन करो। इस एग्रीमेंट का नाम बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कहता है कि भाई आपकी हम मदद तभी करेंगे जब एटलीस्ट आप हमें ये आश्वासन दें कि फ्यूचर में आप हमें जो है अपना कंट्रोल देते हैं, एटलीस्ट किन चीज़ों पर, डिफेंस पर, कम्युनिकेशन पर, ठीक है, फाइनेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। जब आप इन चीज़ों पर हमें अपना हक देते हैं, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो आपका इंटरनल है वो अलग है, वो आप रखिए, आप करिए, लेकिन जब आप इन चीज़ों पर हमें अपना हक देते हैं तब हम मानेंगे कि आप हमारा पार्ट हैं और हम आपकी हेल्प करें। अगर आप हमसे चाहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं तो ऐसा कोई रीजन नहीं दिखता कि हम आपकी हेल्प करें। जवाहरलाल नेहरू जी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का पार्ट थे और उनका ये मानना था कि किसी भी स्टेट के साथ, किसी भी प्रिंसली स्टेट के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अगर वो नहीं चाहते हमारे साथ मिलना तो उनकी वो चॉइस होनी चाहिए, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन हमारी आर्मी जाए, आपको हेल्प करे। अब उसके लिए कम से कम आप इतना हक तो दीजिए हमें कि हम कहीं ना कहीं एक हो सके। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में ये भी था कि जब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेबिसाइट करा लेंगे, एक रेफरेंडम, एक प्लेबिसाइट करा लेंगे, और जब हम लोगों की वहां पर मदद करेंगे तो लोग भी क्या होगा, हमें समझेंगे और प्लेबिसाइट में एक्सेप्ट करेंगे इंडिया को अपना पार्ट। ये इस तरीके की सोच रही, जहां जवाहरलाल नेहरू जी ने स्ट्रिक्टली ये बात नहीं बोली वहां पर राजा हरि सिंह जी से कि आपको हम हेल्प तभी करेंगे जब आप इंडिया का इंटीग्रल पार्ट हो जाओगे। इससे बेटर हम एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लेते हैं, उसमें आप कुछ जो हमारे को बेसिक चीजें हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें कि डिफेंस, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर हमें दीजिए, बाकी एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाइए और आपका अपना जो है राज रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इंडिया को। बस ये है कि इसके बाद एक प्लेबिसाइट करा लेंगे और वो कॉन्फिडेंट भी थे कहीं ना कहीं, जब हम कश्मीर की मदद करेंगे तो लोग भी वहां पर हमें सपोर्ट करेंगे। क्लियर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से 28 अक्टूबर को 1947 इस तरह से न्यूज़पेपर में आता है कि कश्मीर एसीड्स टू इंडिया और प्लेबिसाइट होगा सून। क्लियर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में लॉर्ड माउंटबेटन के साइन है, राजा हरि सिंह जी के साइन है। क्लियर। और अक्टूबर में ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ये मतलब नहीं था कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट पूरी तरीके से इंडिया का पार्ट हो गई है। एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं था, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जो भी जिसकी जो अंडरस्टैंडिंग रही उन्होंने वो समझी, उस तरीके से उस चीज़ों को समझा। खैर बस ये है कि सिचुएशन जब नॉर्मलाइज हो जाएगी तो एक व्यू पॉइंट ले लेंगे लोगों का, और जब लोगों का व्यू पॉइंट ले लिया जाएगा तो फिर फ्यूचर भी JNK का डिसीजन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था, कोई कंफ्यूजन नहीं थी। ऐसा लगा था कि ये मसला है, जो प्रॉब्लम है वो आसानी से हल हो जाएगी। इस बीच में आप देख सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला जी का नाम आ रहा है यहाँ पर। ये शेख अब्दुल्ला जी कौन है, करंटली जो उमर अब्दुल्ला वहां के पॉलिटिकल लीडर हैं, उनके ये ग्रैंडफादर हैं। क्लियर। शेख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जो यहाँ पर पॉलिटिकल लीडर आज प्रेजेंट हैं, उनके जो फादर हैं दैट इज फारूक अब्दुल्ला। तो शेख अब्दुल्ला वहां पर क्या करते हैं कि एक मास एजिटेशन चला रहे होते हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जो चाहते हैं कि जो स्टेट है, जो जम्मू कश्मीर की प्रिंसली स्टेट है, वहां पर मोनार्की को हटाया जाए, मोनार्की हटाओ और वहां पर एक क्या लाओ, डेमोक्रेसी लेकर आओ। तो वहां इस तरीके का मास एजिटेशन शेख अब्दुल्ला कर रहे हैं। क्लियर। ये पैरेलली हो रहा है वहां पर। अब जब ऐसा होता है तो इंडियन आर्मी एक तरफ हो जाती है, इंडियन आर्मी दूसरी तरफ हो जाती है पाकिस्तान की आर्मी। अब ये आपस में आगे किसमें, कन्फ्लिक्ट में। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, जब दो आर्मी आएंगी तो वो एक रीजन के लिए लड़ेंगे, कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि आजादी के बाद इंडिया की आर्मी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, पाकिस्तान आर्मी एंड इंडियन आर्मी। अब इन दोनों आर्मी के जो लीडर थे, जो जनरल थे, वो तो ब्रिटिश ही थे। टेक्निकली देखा जाए तो एक आर्मी का हेड ब्रिटिश है, दूसरी आर्मी का हेड भी ब्रिटिश है, और दो ब्रिटिशर की लीडरशिप में ये लड़ाई चल रही है। अब तो ब्रिटिशर्स तो इस चीज को अलाउ नहीं करेंगे ना कि दो ब्रिटिशर्स दो आर्मी लीड कर रहे हैं और लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो देश अच्छे से छोटा चाहते हैं और यहाँ पर कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। तो लॉर्ड माउंटबेटन ये कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तुम एक काम करो कि इस कश्मीर के मुद्दे को ना यूनाइटेड नेशंस को दे दो। अब यूनाइटेड नेशंस देख रहे हो, बिल्कुल नई नहीं बनी है, 24 अक्टूबर 1945 में ये यूनाइटेड नेशंस बनी है, और इतनी नई ऑर्गेनाइजेशन को बोल दिया जाता है कि ये वर्ल्ड के अब प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, ये कश्मीर का इशू भी इंडिया क्या करे, इसको दे दे। ठीक है, इंडिया ने क्या काम किया, ठीक है हम जाते हैं, हम यूनाइटेड नेशंस में बात करेंगे और हम बोलेंगे कि ये तो प्रॉब्लम है, ये तो सॉल्व होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान क्या है, जान पूछ के जबरदस्ती घुस गया है अंदर, उसको निकलना पड़ेगा। तो एट द एंड यूनाइटेड नेशंस ये डिसीजन लेती है कि चलो एक सीज फायर एग्रीमेंट करते हैं, और इसे हम कराची एग्रीमेंट भी कहते हैं। और इस एग्रीमेंट में ये बोला जाता है कि जो जहां है अभी बस सीज फायर कर दे, एकदम रुक जाए, जो जहां है वो वहां पर बैठ जाए, लड़ाई बस बंद हो जाए। अब क्या हुआ कि पाकिस्तान आर्मी जो है POK में बैठ गई।
अब इंडिया जो है जम्मू कश्मीर के बाकी रीजन में बैठा हुआ है आर्मी लेकर के, और बीच में जो है अब लड़ाई रुक गई क्योंकि सीजफायर एग्रीमेंट हो गया साइन। यूनाइटेड नेशंस का पॉइंट ये था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, एक रेफरेंडम कराएंगे जो यूनाइटेड नेशन के सुपरविजन में होगा। 1951 में यूनाइटेड नेशंस ने ये बात भी बोली कि हमारे को एक रेफरेंडम अब कश्मीर में करवाना है, लोगों की मर्जी होनी चाहिए कि उन्हें कहां पर जाना है, वो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान की तरफ। लेकिन उस प्लेबिसाइट को कराने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है जो घुस के आ गई है पीओके में, उसको पहले विड्रॉ करना पड़ेगा। बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में, मिलिट्री के इन्फ्लुएंस में प्लेबिसाइट नहीं हो सकता। प्लेबिसाइट अगर होगा, रेफरेंडम अगर होगा, तो हम उसको एक न्यूट्रल जगह की तरह मानेंगे और फिर पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करेगा। ये बिल्कुल यहां तक बात बिल्कुल सही थी, कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन ये पाकिस्तान की आर्मी ने कभी विड्रॉ नहीं करा। जब इसने विड्रॉ नहीं करा तो वो प्लेबिसाइट आज तक नहीं हो पाया, और क्योंकि ये प्लेबिसाइट आज तक नहीं हो पाया, ये कश्मीर का इशू अभी भी बना हुआ है। तो आज आपको समझ में आया कि ये सारी प्रॉब्लम है कहां से, ये शुरू कहां से हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यूनाइटेड नेशंस ने ये बात बोली भी कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान उसकी बात नहीं सुन रहा है। वो अपने कुछ आर्गुमेंट्स जो लेकर आता है, कभी इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पे क्या करता है, जलील करने की कोशिश करता है, लेट डाउन करने की कोशिश करता है। देन इंडिया कम्स विद द पॉइंट्स एक्स वाई जेड, दिस टसल इज गोइंग ऑन, दिस फाइटिंग इज गोइंग ऑन एट इंटरनेशनल फोरम आल्सो, एट बॉर्डर एरियाज आल्सो, एंड इवन इट इज पार्ट ऑफ इंटरनल थ्रेट टू द कंट्री टुडे। तो दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी टैकल विद केयर। एंड नाउ इसका सोल्यूशन अब क्या होगा ये पता नहीं, क्योंकि इस चीज को अब मोर देन 70 ईयर्स हो चुके हैं। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीजें होनी चाहिए थी वो हो जाती, तो आज ये सिचुएशन अराइज नहीं होती। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर इंडिया जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली पाकिस्तान के साथ अपफ्रंट वॉर में आ जाता और पीओके से पाकिस्तान को बाहर निकाल देता, तो भी शायद ये पीओके आज हमारे कंट्रोल में होता। लेकिन पाकिस्तान का ये मानना है कि हम भी गलत कर रहे हैं, काश हमने इतनी जब पीओके ले लिया तो हम और अंदर मिलिट्री घुस करके सीज फायर एग्रीमेंट ना मान करके अगर मिलिट्री को और अंदर घुसा देते तो शायद हमारा पूरा कश्मीर ही हाथ में होता। अब इंडिया का एक व्यू पॉइंट है, एक है पाकिस्तान का व्यू पॉइंट, दोनों के व्यू पॉइंट को समझ लेते हैं। अल्टीमेटली आज इंडिया का व्यू पॉइंट ये है कि देखो, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 1948 जो था, उसमें इंडिया की जो बात थी उसका स्टैंड यूनाइटेड नेशंस ने लिया था, उसने उसे एक्सेप्ट किया था कि जम्मू कश्मीर जो है प्लेबिसाइट होना चाहिए, और इंडिया जो कहता है वो बात बिल्कुल सही है। अल्टीमेटली तो इंडिया ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन करा हुआ है, क्लियर। पाकिस्तान ने तो अपनी आर्मी भी नहीं निकाली, अपनी मिलिट्री भी नहीं निकाली उस रीजन से, तो पाकिस्तान को तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क में लेकर आता है इंडिया हमेशा। इंडिया का ये भी एक्यूजेशन है कि पाकिस्तान मिलिट्री को फंड करता है, वहां पे प्रॉक्सी वॉर चला रहा है और एक इनस्टेबिलिटी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट इंडिया का कहना है कि रीजन ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां पर बिल्कुल लैक ऑफ पॉलिटिकल रिकॉग्निशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, फंडामेंटल राइट्स को बीच करा जा रहा है। तो पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है वहां पर? इंडिया का वो पार्ट है, वहां पर इंडिया के लोग रहते हैं, हमें उनकी मदद करनी है, हम चाहते हैं कि वहां फंडामेंटल राइट्स बीच ना हो। लेकिन कहानी बदल जाती है जब पाकिस्तान अपना व्यू पॉइंट बोलता है। पाकिस्तान कहता है देखो, टू नेशन थ्योरी थी, एक थ्योरी थी पाकिस्तान बनेगा, एक थ्योरी थी इंडिया बनेगा। अब जो भी रीजन मुस्लिम मेजॉरिटी वाला था वो पाकिस्तान के अंदर आ जाना चाहिए। तो कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थे, तो टेक्निकली तो कश्मीर तो पाकिस्तान का पार्ट हुआ। इंडिया ने तो डिसरिगार्ड किया है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कमीशन का, कहीं ना कहीं कुछ कमीशन ने जब बात बोली पाकिस्तान के फेवर में तो इंडिया वहां से उठ के चला जाता था। तो इंडिया ने तो रिस्पेक्ट नहीं करी यूनाइटेड नेशन कमीशन की, क्लियर। और इंडिया ने आज तक वहां पे प्लेबिसाइट नहीं कराया, जबकि यूएन ने 1951 में बोला था कि जब पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ करेगी तब प्लेबिसाइट होगा। आधे रीजन में प्लेबिसाइट हो रहा है और मिलिट्री का वहां पे रूल है, तो फिर वो प्लेबिसाइट क्या होगा कि उसको हम मानेंगे कि वो फोर्सफुल था लोगों के ऊपर, तो वहां पर जो डिसीजन निकलेगा वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इंडिया भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान वहां से निकले, उसके बाद कोई रेफरेंडम की बात वहां हो सकती है। अल्टीमेटली तो पाकिस्तान ये भी कहता है कि हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को मानते ही नहीं, हम तो ये मानते हैं कि महाराजा जो थे उनको जो है बाय फोर्स उनसे वो जो है एक्सेशन साइन कराया गया। तो पाकिस्तान उसको मानता ही नहीं है। पाकिस्तान तो ये भी कहता है कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट अगर हमने तोड़ा तो इसमें गलती क्या है, क्योंकि कश्मीर में इंडियन आर्मी तो ऑलरेडी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन तो बाद में हुआ, उससे पहले इंडियन आर्मी वहां पर थी। तो अगर हमने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तोड़ दिया तो फिर उसमें गलती क्या किया? तो अब देखो किसका व्यू पॉइंट बेटर, किसका व्यू पॉइंट पीछे। अल्टीमेटली ये है, कभी मैं गलत, कभी तू गलत, कभी ये सही, कभी वो सही। सिचुएशन अभी भी एक स्टेगनेंट पोजीशन पर है, और इसमें जिसका नुकसान हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वहां के लोग हैं। उन लोगों की क्या गलती है जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, जो सिर्फ अपना घर वहां पर चलाना चाहते हैं, जिनकी फैमिलीज हैं लेकिन वो सफर कर रहे हैं, वो रीजन सफर कर रहा है। और इतना खूबसूरत रीजन, इतना ब्यूटीफुल रीजन इंडिया का या पाकिस्तान का, इसकी लड़ाई बात की, लेकिन वो रीजन, वो पर्टिकुलर वहां के लोग जो सफरिंग फेस कर चुके हैं लास्ट 70 ईयर्स में, उसके बारे में अब यहाँ कोई नहीं सोच रहा। नेशंस आर थिंकिंग अबाउट देमसेल्व्स, क्लियर। इंडिया ने अब रिसेंटली क्या किया है, उस रीजन को यूनियन टेरिटरी बनाया है और अब वहां पर डेवलपमेंट की बात शुरू कर दी है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है कि एटलीस्ट वहां पर अब लोगों को कारोबार चले, उनका वहां पर उन्हें जॉब मिले, वहां पर इंडिया के रूल्स एंड लॉज अप्लाई हो, ताकि बहुत सारे जो इश्यूज पेंडिंग है डेवलपमेंट के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, उन्हें तोड़ा जा सके। ऐसा स्टैंड इंडिया ने अब लिया है 2019 में। अब देखना जरूरी है कि क्या वहां ऐसा करने से वहां के लोगों में कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं, क्या यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलती है नहीं। दैट इज अ स्टोरी दैट वी विल सी इन द कमिंग फ्यूचर। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर के। तो ऐसे कौन से रीजंस हैं कि मिलिटेंसी वहां होती है और मिलिटेंसी अब हो क्यों रही है। तो अब हमने देख लिया है कि पीछे का पास्ट क्या है। अब मिलिटेंसी वर्ड कहां से आ गया इस स्टोरी में, ये देखना है हमें, क्लियर। तो मिलिटेंसी होने के सबसे बड़े कारण तो ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या लड़ाई है वो तो पता ही है। 65 की लड़ाई रही हो, 71 की लड़ाई हो, चाहे वो 99 की लड़ाई हो, या अब रिसेंटली पुलवामा अटैक किया गया हो पाकिस्तान की तरफ से। अब इस लड़ाई में क्या होता है कि पाकिस्तान को ये बात पता है कि हम जब लड़ाई लड़ते हैं ना इंडिया के साथ सामने सामने, तो हम हार जाते हैं। हमें सामने सामने से लड़ाई लड़नी है, क्योंकि सामने से हम लड़ते हैं तो हम हार जाते हैं। इससे अच्छा हम क्या शुरू करते हैं, इंसर्जेंसी शुरू कर दें, पीछे से चुपके से गोरिल्ला वॉर एंड टैक्टिक्स वॉर शुरू कर दें, क्लियर। तो ये अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। पॉलिटिकल फैक्टर क्या है कि इंडिया की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स ऑब्वियसली वो एक कन्फ्लिक्ट में है, तो मिलिटेंसी वहां पर है। इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे क्या कर रही है, डिक्लाइन पे आ रही है। अगर वो धीरे धीरे डिक्लाइन पे आ रही है तो वहां के लोगों में, यूथ में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। और जब भी अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप अगर होगा तो वो इंसर्जेंट ग्रुप क्या करेगा, इन अनएम्प्लॉयड यूथ को रिक्रूट कर लेगा। कॉमन सेंस। सोशल फैक्टर क्या है कि वहां पर पुअर एजुकेशन है, वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, क्लियर। रेडिकल इस्लाम जो मैंने आपको एक्सट्रीमिज्म में पढ़ाया है वो भी है। इस सब की वजह से क्या होता है, एक अनरेस्ट क्रिएट होता है रीजन में, एंड दिस इज हाउ मिलिटेंसी इज प्रमोटेड इन द रीजन। एंड लास्ट पार्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीजर्स ठीक तरीके से फॉलो नहीं हुए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। हमें यह बात पता है कि वहां पर आफ्सपा, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है। बहुत से लोगों को क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो उनके राइट्स हैं उन्हें मिलते नहीं है। उसके अलावा क्या होता है कि गुड गवर्नेंस अभी तक नहीं रही थी, क्लियर। इसके अलावा वहां पर करप्शन भी था और नेपोटिज्म भी था, दोनों ही चीजें थी।
तो वहाँ के यूथ के अंदर एक गुस्सा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मीजर्स तो फॉलो ही नहीं हो रहे इस पार्ट में। अल्टीमेटली एक पॉइंट और जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्शंस भी हुए थे पास्ट में, उन इलेक्शंस के ऊपर भी लोगों का फेथ नहीं था कि वो फेयर थे या नहीं, एंड दिस इज ऑल द रीजन कि मिलिटेंसी वहाँ पर शुरू हुई। अल्टीमेटली क्या है कि ये लोग डिमांड करते हैं कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है जब से जेएनके को यूटी बनाया गया है। क्लियर? एक एटमॉस्फेयर ऑफ मिसट्रस्ट क्रिएट हो गया है जहां पर एक कास्ट के लोग या एक रिलीजन के लोग दूसरे रिलीजन पर भरोसा ही नहीं करते, और करें भी कैसे? जो सिचुएशन आज की नहीं है, इतने सालों की है, इतनी पुरानी है, तो अब भरोसा करने के लिए जो एक माइंडसेट चाहिए वो भी नहीं है। स्टीरियोटाइपिंग हो गई है, मान लिया गया है कि पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं, मान लिया है उन्होंने भी कि इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये रिलीजन तो ऐसा ही है, ये रिलीजन तो ऐसा ही है, ये मान ली गई है इक्वेशन, ये स्टीरियोटाइपिंग क्रिएट हो गई है, ये जनरेशंस को सिखाई जा रही है एक के बाद एक, आगे से आगे। क्लियर? उनकी एजुकेशन में भी इनकलकेट कर दी गई है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, पाकिस्तान का इंडिया के साथ या चाइना का इंडिया के साथ, ये टसल चल ही रही है। चाइनीज क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को, पैसे से भी सपोर्ट करते हैं, आर्म से भी सपोर्ट करते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ये बात अलग है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पीओके में क्रिएट हुआ है, इंडिया ने ऑब्वियसली इसका क्या किया है? इसके अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, तो चाइना का सपोर्ट। मुस्लिम कंट्रीज जो है वो सब सपोर्ट करती हैं वहाँ के मुस्लिम्स को, ये भी एक इशू है। तो ये भी प्रॉब्लम है जो मिलिटेंसी को और भी ज़्यादा प्रमोट कर देती है, क्योंकि ये बाहर के लोग क्या करते हैं कि पैसा सप्लाई करते हैं, आर्म सप्लाई करते हैं, ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं, ग्रुप्स की ट्रेनिंग कराते हैं, तो अल्टीमेटली तो इंडिया का नुकसान हो रहा है। क्लियर? अब जब ये सिचुएशन इस तरीके की है तो रीसेंट टाइम्स में और भी सिचुएशन को फ्यूल कर दिया है किन चीज़ों ने? सबसे पहले सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे क्या होता है? इस तरीके के रेडिकल मेम्स, रेडिकल मैसेजेस, रेडिकल फोटोग्राफ्स सर्कुलेट होती हैं, वायरल होती हैं। और फेक न्यूज़ तो आपको पता ही है, ये फेक न्यूज़ तो अपने आप में आपका यूपीएससी का एक टॉपिक भी है। लिटरली सोशल मीडिया एक टॉपिक है आपका, और आपको क्या करना है? इसको तो ऑलरेडी इस पे ऐसे वैसे भी आ सकता है, बिल्कुल प्रिपेयर करना है और वहाँ पर इस पॉइंट को स्टिक करना है। आप मिलिटेंट इंसर्जेंसी इन सब इशूज़ को सोशल मीडिया से बिल्कुल लिंक कर सकते हो, क्योंकि जो इंडिविजुअल है अगर वो रोज 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 इस तरीके के फोटोग्राफ्स वीडियोस देखता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? रेडिकलाइज नहीं हो जाएगा? यही हो रहा है वहाँ के यूथ के साथ भी। सेकंडली क्या है कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस पर स्टोन पेल्टिंग होती है। ये यूथ क्या है? अनएम्प्लॉयड है, इनको अगर कुछ रुपए दिए जाए तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्या करते हैं? पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। पत्थर फेंकने का ये देखा गया है कि 1987 में इंडिया अमरनाथ यात्रा करने वाले लोगों के लिए, अमरनाथ श्राइन के लिए कुछ लैंड था जो एलोकेट करना चाहता था, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाया, लेकिन एक नई चीज निकल के आई कि लोगों के अंदर या यूथ के अंदर पत्थर फेंकने का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया, और ये 1987 से ये ट्रेंड क्या हो गया? बढ़ गया, और तब से है ये। अब जब भी कभी क्या होगा कि उन्हें गुस्सा करना है, नाराजगी दिखानी है, तो बस सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंको। एक ही चीज समझ में आती है, मुंह बंद करो अपना, अपना जो है मास्क लगाओ, और उसके बाद जो है पत्थर फेंकना शुरू करो। और ये आर्म्ड मिलिटेंट्स क्या करते हैं ना, इस मॉब के साथ मिक्स हो जाते हैं, और मॉब के साथ मिक्स होने के बाद, कवर लेने के बाद एजिटेट करते हैं मॉब को और फायरिंग शुरू कर देते हैं, लॉबिंग शुरू कर देते हैं, ग्रेनेड फेंक देते हैं। अब इसमें कुछ लोग होते हैं जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हैं और कुछ लोग होते हैं इनोसेंट। लेकिन जब पत्थर इस तरह से फेंके जाएंगे इधर उधर, जब झगड़ा होगा, तो ऑब्वियसली बात है इस तरह से कुछ इनोसेंट्स की भी डेथ हो सकती है, लेकिन इसकी कोई लीडरशिप नहीं है, तो ना कोई रिस्पांसिबिलिटी लेता है और ना कोई सामने आता है। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अटैक होता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स पे अटैक होता है, पुलिसमैन पे अटैक होता है। क्लियर? हमारे बहुत से पुलिस वाले भी घायल हुए हैं इसमें, और बहुत से इनोसेंट लोग भी घायल हुए हैं, दोनों ही तरफ नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है कि एक तरफ नुकसान हुआ है। बट अल्टीमेटली क्या अपनी बात को रखने का तरीका पत्थर फेंकना है? क्या हम अपनी बात को किसी रैली से, किसी फ्लैग्स को, ब्लैक फ्लैग्स को शो करके, या किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर आकर के नहीं कर सकते? क्या सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर फेंकना ही सॉल्यूशन रह गया है? दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी एड्रेस। क्लियर? लेकिन एक्चुअली में गलती सिर्फ वहां के लोगों की नहीं है, गलती इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस की है जो इस तरह से प्रोवोक भी करते हैं लोगों को। अब आते हैं इस बात पर कि वहां पर प्रॉक्सी वॉर क्यों शुरू हो गई है, कश्मीर एक बैटल ग्राउंड क्यों बन गया है प्रॉक्सी वॉर का। तो मैंने भी आपको बताया कि 47, 65, 71, 99 कहीं भी पाकिस्तान ने जब लड़ाई लड़ी इंडिया के साथ आमने सामने, तो वो हमेशा हारा है। जब वो हमेशा हारा है तो उसको समझ में आया टैक्टिक्स में हम चेंज कर लेते हैं। वो टैक्टिक्स क्या रहेगी? लो इंटेंसिटी वॉर करो, छुप कर वॉर करो, मिलिटेंट ग्रुप्स को क्या करो? प्रमोट करो। इन्होंने ये टैक्टिक्स पहले अपनाई पंजाब में, पंजाब इंसर्जेंसी शुरू करी, लेकिन वहां ये इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। क्लियर? एंड ये मिलिटेंट टेंडेंसी जो है, ये मिलिटेंसी या सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो शुरू हुई, ये 1980 से ज्यादा शुरू हो गई, पर्टिकुलरली 1987 से, इन द नेम ऑफ जिहाद। हमें जो है इस रीजन को अपना करना है, हमें इस रीजन को आजाद करना है। क्लियर? आजादी किससे चाहिए? हमें आजादी पाकिस्तान से चाहिए, हमें आजादी हिंदुस्तान से चाहिए, हमें अपना देश बनाना है। एक तो ये सोच है। दूसरी सोच ये है कि हमें आजादी हिंदुस्तान से चाहिए। तीसरी सोच ये है कि हमें वहां के जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं उनका भी एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज का वहां पर कि हमें आजादी पाकिस्तान से भी चाहिए। अब रीजन इतने बढ़ चुके हैं कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि कोई ना कोई इसमें लूज जरूर करेगा एट द एंड, ये पक्का है। क्योंकि इतने टाइम के बाद जब सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी एंड इतने सारे एजेंडा निकल के आएंगे, सो एवरीथिंग कैन नॉट बी फुलफिल्ड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। जम्मू कश्मीर की एक लिबरेशन फ्रंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन भी मिलिटेंट प्रॉक्सी वॉर्स में इन्वॉल्व हो गई है। और तरीका क्या है? इन्फिल्ट्रेशन करने का। अब प्रॉक्सी वॉर का मतलब क्या हुआ? प्रॉक्सी वॉर का मतलब मैंने बता दिया, लो इंटेंसिटी वॉर। इसमें इन्फिल्ट्रेशन होगा टेररिस्ट ग्रुप्स का, और क्योंकि बॉर्डर इतना पोरस है और वहाँ पर जो ज्योग्राफी है, वहाँ की हिली टेरेन है, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी इतना मुश्किल है कि वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे वो इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडिया के अंदर। क्लियर? और ये छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इनको ट्रेन किया जाता है पाकिस्तान में या इधर उधर दूसरी कंट्रीज में, और इनको ट्रेनिंग देने के बाद इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करके इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए भेजा जाता है। ये बोला जाता है कि अटैक करो सेकुलर फाउंडेशंस पर, मिलिट्री पीपल पर, पुलिसमैन पर, गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर। इनफैक्ट ये भी इसका प्रोपेगेंडा चला प्रॉक्सी वॉर में, जहां हिंदूज को वैली से बाहर निकालो, और हमने ये देखा है कि 90s में कश्मीरी पंडित्स को किस तरह से वहां से भगाया गया। एंड इस तरीके की धीरे 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 लो इंटेंसिटी वॉर को आप हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर दो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अपना प्रोपेगेंडा चला चला के और लोगों को रेडिकलाइज कर करके। तभी तो सिचुएशन यहाँ तक आ गई है, और अगर ये सिचुएशन और 70 साल चल गई तो पता नहीं और कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। ठीक है? इसका फायदा उठाया और भी कुछ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस या ग्रुप्स ने, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने, जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, ये इनका लोगो है, लश्कर ए तैयबा या जैश ए मोहम्मद, इनके लीडर मकसूद अजहर। इंडिया ने इनको ग्लोबल टेररिस्ट कहलाने पर जो है पूरी यूएन में क्या किया था, मुहिम चलाई थी, एंड अल्टीमेटली ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्लोबल टेररिस्ट। सो वी आर अवेयर ऑफ दिस एंड दीस ऑर्गेनाइजेशंस टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। क्लियर? एंड दिस हैज, मैंने भी बताया कि एथनिक क्लींजिंग के नाम पर कश्मीरी पंडित्स को भी वहां से बहुत ज्यादा भगाया गया और डेमोग्राफी में चेंज लाया गया। अल्टीमेटली पॉपुलेशन, मुस्लिम पॉपुलेशन को पुश किया गया ताकि रीजन को इस तरह से शो किया जा सके कि ओनली मुस्लिम्स रिसाइड हियर एंड अल्टीमेटली इट इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान।
ये एक सोच है, ये सोच कुछ लोगों की है, कुछ लोगों की नहीं भी है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग सोचने वाले भी हैं। पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों हो गई है। सिचुएशन अगर इतनी कॉम्प्लेक्स है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, दैट पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कि अब किसने किस पर पत्थर फेंके। इनफैक्ट डीप रेडिकलाइजेशन हो चुका है कश्मीर रीजन में, दैट पार्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अब जब लोग अपने नियर बाय नियर वंस को जब वो खो देंगे, कभी मिलिट्री की वजह से, कभी इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तब अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के अंदर इतना गुस्सा आएगा कि वो इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, मिलिट्री के अगेंस्ट हो जाएंगे, या अगर वो पीओके में है तो वो पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट हो जाएंगे। सो पीपल आर सफरिंग समवेयर और द अदर। क्लियर। और इंडियन गवर्नमेंट का भी कुछ फेलियर आता है, ऐसा नहीं है कि सब गड़बड़ जो है पाकिस्तान की तरफ से हुई। इंडियन गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि डेवलपमेंट पर इतना फोकस नहीं किया, और अगर करने की कोशिश भी करी, ऐसा नहीं कह सकते, अगर करने की कोशिश भी करी गई तो वहां उसे करने नहीं दिया गया, क्योंकि ये मिलिटेंट ग्रुप्स क्या करेंगे, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को ही टारगेट करेंगे। वैसे हिली रीजन है, एग्रीकल्चर इतना हो नहीं पा रहा है, ठंड 4 महीने तो ठंड के ही है बिल्कुल एकदम बर्फ के, तो वैसे एग्रीकल्चर कैसे होगा। इंडस्ट्रीज वहां लग नहीं पा रही, इंडस्ट्रीज अब लग नहीं पा रही है तो वहां पर यूथ को क्या हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, यूथ अनएम्प्लॉयड है। ये सब भी क्यूमुलेटिव फैक्टर्स हैं, बट एक विग्रस पुश भी डेवलपमेंट का गवर्नमेंट की तरफ से लैक कर गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, आफ्सपा लगा दिया वहां पे 1990 से, और गवर्नमेंट का ये एक्शन भी उसके अगेंस्ट चला गया है। बट क्या है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब जगह है तो उसके मीजर्स भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर आफ्सपा लगाने की वजह से फायदा भी हुआ है, अगर नुकसान भी हुआ है तो जब भी कोई ऐसी चीज होगी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जब मीजर होगा तो उसके पॉजिटिव और उसके नेगेटिव दोनों ही रहेंगे। हम इग्नोर दोनों ही पॉइंट्स को नहीं कर सकते, कुछ फायदे भी हुए हैं तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। क्लियर। और 1987 में क्या हुआ कि इस मिलिटेंसी को और भी ज्यादा फ्यूलिंग मिल गई जब ऐसा देखा गया कि वहां के जो स्टेट इलेक्शंस थे वो प्रॉपर्ली कंडक्ट नहीं हुए। कुछ कुछ ऐसा मानना है वहां के लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों का, जबकि जब वो इलेक्शन हारे तो उसका कारण ये था कि वहां पर इलेक्शन में कुछ ना कुछ क्या हुआ कि गड़बड़ हुई है, चीटिंग हुई है। और अल्टीमेटली जब वो इस तरह से इलेक्शन हारे तो उन्होंने डिसीजन लिया कि चलो अब हम एक इंसर्जेंट ग्रुप्स बनाते हैं कंट्री के अगेंस्ट। तो वहां से 1987 में ये इंसर्जेंट ग्रुप्स अल्टीमेटली मिलिटेंसी शुरू करते हैं, और इस मिलिटेंसी को फायदा पहुंचाता है पाकिस्तान का आईएसआई। ये है एक्चुअल स्टोरी कि 1987 में मिलिटेंसी क्यों फ्यूल हो गई और भी ज्यादा, क्योंकि इलेक्शंस की वजह से, इलेक्शन में गड़बड़ी होने की वजह से वहां पर ऐसा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई, मैं ये कह रहा हूं लोगों का ऐसा मानना था कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई थी, जिसकी वजह से कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स बने। उन्हें बनाने के पीछे कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों का ही हाथ बताया जाता है। ये स्टोरी है या रियलिटी है, दैट इज अनदर पॉइंट। द इशू हियर इज कि इस मिलिटेंसी में इनिशियली पब्लिक का सपोर्ट भी था। क्लियर। लेकिन अब क्या यूथ आज के टाइम में जान चुका है, वहां का यूथ जो है इस बात को मानता है कि अगर अपना भला करना है तो पहले तो खुद एजुकेट हो, और एजुकेट होकर के यू नीड टू डू जॉब एंड अर्न मनी, एंड जब तक इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा कंडीशन उनकी सुधरने वाली नहीं है। ये बात आप सब जानते हैं कि जब तक वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगी, जॉब्स नहीं आएंगी, लोगों का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नहीं होगा, तब तक वहां की सिचुएशन ये ऐसी की ऐसी रहेगी। और जो भी एजुकेटेड यूथ है वो जॉब लेकर के अपनी जिंदगी अच्छे से बिताना चाहता है, अब वो इस मसले में और भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन स्टिल रेडिकलाइजेशन फिर भी है और यूथ को भटकाया भी जाता है और बहुत से लोग भटकते भी हैं। लैक ऑफ एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों ही पॉइंट मैंने बताया, और ये अनएम्प्लॉयमेंट जब भी होगी तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन यूथ को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनफैक्ट 2011 का सेंसेक्स तो ये भी कहता है कि जो यूथ है, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, उसका जो बल्ज है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है बड़ा, इनफैक्ट इंडिया के कंपैरिजन में, टोटल इंडिया कंपैरिजन में। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि ये जो बल्ज है कंपैरेटिवली ज्यादा है। ये जो बच्चे हैं अब 10-10 साल निकल चुके हैं, सो दे विल बी लाइक 20s। दिस इज द प्रॉब्लम, क्योंकि इनको जॉब तो चाहिए ना, इनको इंडस्ट्री तो लगानी पड़ेगी ना उस एरिया में, उस एरिया को डेवलप तो करना पड़ेगा ना। अब पाकिस्तान क्या करता है कि इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज को आईएसआई के थ्रू चलाता है, इंटेलिजेंस ग्रुप के थ्रू, और उसके जो फीचर्स है, पहला है प्रॉक्सी वॉर करो, वल्नरेबल सोसाइटी के सेक्शन को क्या करो, ट्रेन करो, अट्रैक्ट करो, बार बार उनके दिमाग में ये बिठा दो कि वो किसके लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या पर्पस है लाइफ का, वो क्यों जी रहे हैं, उनको रेडिकलाइज करो। ठीक है। और डीस्टेबलाइज करो वहां की इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो गई तो लोगों को अकल आ जाएगी, लोगों को समझ में आ जाएगा, जब उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा तो वो इनके पास आएंगे क्यों। पैसा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने मत दो और मनी फेंको, जब पैसा फेंकोगे तो लोग भी पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ड्रग्स को प्रमोट करो, यूथ को ट्रैफिकिंग में लगा दो और ड्रग्स में लगा दो, उनको नशे की आदत लगा दो। क्लियर। अंडरवर्ल्ड एलिमेंट्स का सपोर्ट लो ताकि आर्म सपोर्ट हो सके, मनी सप्लाई हो सके, और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट हो जाओ। इस तरीके की एक्टिविटीज करने में पाकिस्तान कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा है बहुत बार, लेकिन अब इंडिया ने अपना स्टैंड बदल लिया है। 2019 का जो पुलवामा अटैक था उसके बाद इंडिया ने बालाकोट स्ट्राइक करी। इंडिया का ऐसा कहना है कि बहुत सारे कैंप्स थे बालाकोट रीजन में और मुजफ्फराबाद रीजन में, कि वहां पर टेररिस्ट कैंप्स को उड़ाया गया है और बहुत सारे मिलिटेंट्स अराउंड 300 प्लस उनको मार गिराया है। पुलवामा अटैक एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था इंडिया के हिस्ट्री में, और बालाकोट स्ट्राइक से ये भी पता लगता है कि अब इंडिया तैयार है दूसरे कंट्री के अंदर घुस करके वहां पर स्ट्राइक करने के लिए। ऐसा हमने यूएस या इजराइल को देखा है पहले, लेकिन अब इंडिया भी इस लिस्ट में आ चुका है कि अगर इंडिया पे इस तरह से अटैक किया जाएगा तो इंडिया भी छोड़ेगा नहीं। क्लियर। इन सब चीजों का मिलिटेंसी का जो जम्मू कश्मीर पर फाइनली इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो वो इंपैक्ट पार्शियली हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट है। सोशियो पॉलिटिकल इंपैक्ट में एक इंस्टेबिलिटी है उस रीजन में, एक कम्युनल डिसहार्मनी है, सोशल फैब्रिक पूरी तरह ब्रेक कर चुका है वहां पर। ठीक है, सोशल फैब्रिक पूरी तरह क्या कर चुका है, ब्रेक कर चुका है, और अल्टीमेटली क्या है कि वहां पर एक मिसट्रस्ट का एनवायरमेंट पूरी तरह से फैला हुआ है, रीजन बेसिस भी, रिलीजन बेसिस भी। डेवलपमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन उस रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, इंडस्ट्रीज नहीं लग रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है जब भी कोई अटैक होता है, तो रोड्स का डिस्ट्रक्शन किया जाता है, ब्रिजेस तोड़ दिए जाते हैं, रीजन के बीच में जो कनेक्टिविटी होती है वो भी तोड़ दी जाती है। क्लियर। तो डेवलपमेंट का तो एक बहुत ही बड़ा इशू है। वहां के लोग अब डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। आप ये देखो आर्टिकल आता है और ये बोलता है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब बंगाल रीजन में, कोलकाता, दार्जिलिंग रीजन में माइग्रेट कर रहे हैं। रीजन चाहे मैरिज हो या वर्क हो, बट अल्टीमेटली दे आर माइग्रेटिंग, सो दे आर माइग्रेटिंग टू डिफरेंट रीजन्स। एंड इकोनॉमिक तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि इकोनॉमिक लॉस कंट्री में कितना है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, और अल्टीमेटली एक जो रीजन है वहां की इकोनॉमी चलने का, टूरिज्म, वो भी एक्सट्रीमली इंपैक्टेड होता है बिकॉज ऑफ दीज मिलिटेंट एंड इंसर्जेंट एक्टिविटीज की वजह से। क्लियर। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंडिया की और पाकिस्तान की और कश्मीर की ये जो सिचुएशन है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक तो कारण रहा कि हरि सिंह जी ने डिसीजन नहीं लिया।
अगर उन्होंने सही समय पे डिसीजन लिया होता आज़ादी के बाद अगस्त 1947 में, तो वो या तो पाकिस्तान में होते पूरी तरह, या वो इंडिया की तरफ होते। हो सकता है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस थोड़े बेटर होते, इतनी बुरी सिचुएशन तो नहीं होती। दूसरा कारण हम मान सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने इतना स्ट्रांगली हरि सिंह के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो साइन किया, इतना स्ट्रांग नहीं था कि वर्ड्स अगर इस तरीके के होते कि जब तक आप हमारे साथ इंटीग्रेट कंप्लीटली नहीं हो जाते तब तक हम आपके साथ आगे लड़ाई नहीं लड़ेंगे। अगर वो इतना फर्म होते अपने स्टैंड पर, तो हो सकता है ये सिचुएशन ऐसी नहीं होती। लेकिन ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने खुद नहीं सोचा था कि ये सिचुएशन इतनी वर्स हो जाएगी। उनका ये सोचना बिल्कुल सही था कि लोगों पर जबरदस्ती तो नहीं होनी चाहिए, लोगों की मर्जी होनी चाहिए, प्लेबिसाइट होना चाहिए। तो पार्शियली कह सकते हैं इस पॉइंट को, बट अगेन इट इज डिबेटेबल। और तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इंडिया का यूएन में जाना, और यूएन में जाने के बाद उसका एक सीज फायर एग्रीमेंट साइन कर लेना। सीज फायर एग्रीमेंट में जो जहां बैठा था वो वहां बैठ गया। अब यूएन ने अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट नहीं कराया होता तो हो सकता है एक बार लड़ाई होती, बड़ी लड़ाई होती, पर ये क्लियर हो जाता कि कौन सा रीजन किसके पास है। लेकिन वो हुआ नहीं, इसकी वजह से 3-4 लड़ाइयां और हो गई आगे, और अभी भी और कितनी बाकी हैं हमें पता नहीं है। तो इन डिसीजंस को हम सही या गलत बता सकते हैं कि भाई ये तो गलत हुआ है, बट ठीक है, अब जो हो गया है वो हो गया है। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि आगे फ्यूचर में सोल्यूशन क्या रहेगा। तो प्रणब मुखर्जी जी की इस बात से हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, पार्ट 1 को, जहां वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को बिल्ड करना, उसका नया फ्यूचर बनाना ही सही रास्ता है। उसे हमें एक एग्जांपल की तरह सेट करना है, वर्ल्ड को ये दिखाना है कि किस तरीके से एक रीजन पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जोन ऑफ पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। उनका ये सपना या उनके ये शब्द अगर फुलफिल हो जाते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।